IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के द्वारा लगातार एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी मध्यकालीन इतिहास में जो है मुगल कालीन साम्राज्य में हम लोग आज मुगल प्रशासन, स्थापत्य कला, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आप लोग जो है कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप जाकर के वहां से टेलीग्राम पे पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस आसानी से हो सके। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जहांगीर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था, बिल्कुल सही। उसके बचपन का नाम सलीम था, बिल्कुल सही। उसके भाई खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो खुसरो उसका भाई नहीं था, खुसरो उसका बेटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और खुसरो की मदद किसने किया था? तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। इसीलिए गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और यहीं से मुगल मरा और जो है सिखों के बीच में तनाव बढ़ गया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जहांगीर द्वारा साम्राज्य विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। जहांगीर ने मेवाड़ के साथ 4 दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। तो और याद रखना, अकबर ने मेवाड़ को नहीं हरा पाया था, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ को हरा दिया और वहां से संघर्ष समाप्त हो गया और मेवाड़ जो है किसके अधीन आ गया? मुगलों के अधीन आ गया। जहांगीर के समय में ये क्वेश्चन आईएएस में इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। जहांगीर ने मान सिंह को बंगाल को सूबेदार बना करके भेजा था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर ने इस्लाम खां को 1600 ईस्वी में बंगाल की जिम्मेदारी सौंपी थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। इसमें सारे आंसर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका, नूरजहां के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, जहांगीर ने 1611 में नूरजहां से शादी की थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विवाह किया था। पूर्व में वह शेर अफगान नामक ईरानी की पत्नी थी, बिल्कुल सही है। तो नूरजहां का पहला नाम मेरुनिसा था और वो शेर अफगान नामक व्यक्ति की पत्नी थी। उसकी डेथ होने के बाद जो है जहांगीर ने शादी की थी। उसके पिता का नाम एतमाउद्दौला जो है मुगल दीवान थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एतमाउद्दौला का मकबरा भी किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था, जो भारत में पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित मकबरा है। और ये जो है नूरजहां का पिता था। और चौथा ऑप्शन है, उसके भाई आसफ खां को मीर बख्शी बनाया गया था। तो मीर बख्शी सेनापति का पद था, गलत हो जाएगा। उसे खाने सामा बनाया गया था। जो है घर में जो है राजशाही जो परिवार होता था, उसे खाने पीने की व्यवस्था का काम आसफ खां को सौंपा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, खुर्रम के विद्रोह को समाप्त करने के लिए जहांगीर ने किसे भेजा था? तो खुर्रम याद रखना कौन था? तो ये शाहजहां का नाम था खुर्रम। तो याद रखना, खुर्रम ने भी, शाहजहां ने भी विद्रोह किया था। तो शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए उसने महावत खां को भेजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका, शाहजहां के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था, बिल्कुल सही है। वह जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र था, ये गलत हो जाएगा। जहांगीर का ज्येष्ठ पुत्र जो है वो खुसरो था, खुर्रम नहीं था। और खुर्रम किसको कहते हैं? तो शाहजहां को कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसने कंधार अभियान किया था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो याद रखना कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकार के 4 युद्ध हुए थे। पहला वो था बनारस के पास सूजा का ये युद्ध हुआ था। कब? तो फरवरी जो है 1658 में हुआ था, फरवरी में। फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध हुआ। ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। तो ये अप्रैल में हुआ था, ये फरवरी में हुआ था। इसके बाद हुआ सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में। ये 29 मई जो है 1658 को हुआ था। ठीक है, तो ये मई में हुआ था, ये फरवरी में, और ये आपका अप्रैल में, ये मई में हुआ था। और देवराई का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था जो है कब? तो याद रखना 1600 जो है 59 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 2, 4, 3 और 1 हो जाएगा। तो इस तरह के युद्ध भी क्रम से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ऐसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने मुगलों के वतन को जीतने की इच्छा प्रकट की थी, यह वतन कौन सा था? तो समरकंद और फरगना इसको वतन कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, शाहजहां के पश्चात उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो औरंगजेब विजयी हुआ था उत्तराधिकार के युद्ध में। अपने सभी भाइयों को पराजित करके इसने जो है दिल्ली पर सत्ता प्राप्त की थी। तो औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध जीता था। ठीक है, और याद रखना, उत्तराधिकार का युद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आपका, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना, सामूगढ़ का युद्ध 1658 को हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने दारा को इसी युद्ध में पराजित कर दिया था और दारा के भाग्य का फैसला हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। और दारा कौन था? तो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब जो है उसका जो है छोटा पुत्र था। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो सामूगढ़ के युद्ध में जो है औरंगजेब ने विजय प्राप्त की थी और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? औरंगजेब के बारे में, उसने शाहजादा मुअज्जम को 12 वर्ष तक जेल में कैद कर रखा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसका व्यक्तिगत जीवन बहुत साधारण था, बिल्कुल सही है। तो कहा जाता है औरंगजेब कभी भी राजकोष से पैसा नहीं लेता था, वो खुद जो है कुरान की आयतें लिखता था, उसको बेचा जाता था, उसी से ये जो है पैसा जो मिलता था उसी से खर्च चलाता था। कभी राजकोष का पैसा इसने खर्च नहीं किया और अपना कपड़ा स्वयं बुनता था, जो है ये किसी से बुनवाता नहीं था। तो इसका जीवन बिल्कुल साधारण था, ये बिल्कुल सही है। उसकी ख्यात एक धार्मिक उदारवादी बादशाह के रूप में हुई, गलत हो जाएगा। उदारवादी बादशाह के रूप में नहीं बल्कि ये उग्रवादी बादशाह के रूप में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मतलब विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, इसकी हमें पहचान करनी है। पहला है, उसने कश्मीर से लेकर जिंजी कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में जिंजी है। तो याद रखना, कश्मीर से लेकर के जिंजी तक और हिंदकुश से लेकर के, हिंदकुश कहाँ है? ये पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान की सीमा पर। हिंदकुश से लेकर के चटगांव कहाँ पर है? ये बंगाल तक जो है इसका शासन साम्राज्य विस्तार था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने अपने शासन में हनीफ कानून को अपनाया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हनीफ कानून एक इस्लाम धर्म के कानून है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के काल में जारी किए जाने वाले धर्मनिरपेक्ष फरमान को क्या कहा जाता था? तो धर्मनिरपेक्ष फरमान को जवाबीद कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ऐसे शब्दों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, औरंगजेब की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। उसने अपने शासनकाल में सिक्कों पर कलमा की जो खुदाई का जो है निषेध कर दिया था, बिल्कुल सही है। तो जो मुगल काल में सिक्के होते थे उस पर अल्लाह का नाम लिखा होता था, तो लोग जो कलमा होता था, कलमे की आयतें लिखी होती थी, तो जब लोग सिक्का छुएंगे तो जूठा हो जाएगा, तो अल्लाह का नाम जूठा हो जाएगा, इसीलिए उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। उसने नवरोज के त्यौहार की मनाही कर दी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सूबे में मुहस्सिब की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी गई थी, गलत हो जाएगा। पाबंदी नहीं लगाई थी, नियुक्ति की गई थी। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। और मुहस्सिब कौन होता था? तो धार्मिक देख रेख का अधिकारी होता था। ये बार बार जा करके लोगों को देखता था, खास करके मुसलमानों को, कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, वो धार्मिक कानूनों को मानते हैं या नहीं, धार्मिक आचरण को मानते हैं या नहीं, कि इसकी देख रेख करता था और इसकी नियुक्ति औरंगजेब ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब संगीत का विरोधी था, क्योंकि वो इस्लाम को संगीत का विरोधी मानता था, लेकिन बीड़ा बजाने में निपुण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के शासनकाल में तोड़े गए मथुरा के केशव राय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मथुरा में केशव राय मंदिर को किसे तोड़ा था? औरंगजेब ने। इसका निर्माण कराया था वीर सिंह बुंदेला ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, तो मथुरा में जो है केशव राय मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन करने वाली पुस्तक जो है महासीर ए आलमगीरी की रचना किसने की थी, जिसमें उसके धार्मिक जो है नीतियों का वर्णन किया गया था? तो मुस्तैद खां ने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है या इस पुस्तक की रचना किसने किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की धार्मिक सामाजिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करना है।
उसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, बिल्कुल सही है। तो औरंगजेब ने जजिया कर जो है पुनः लागू कर दिया था, जबकि इसको अकबर ने समाप्त किया था। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। उसने जो है अब वाव नामक एक नया शुल्क अनिवार्य कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो है इससे शुरू नहीं किया था, ये शाहजहां ने लगाया था। हिंदू जजिया कर को भेदभाव का घोतक मानते थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा, जबकि आपका दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुगल कालीन भू राजस्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। याद रखना ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया है मैंने वही क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड अब क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एग्जाम के नज़दीक रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना हमें मुगल कालीन भू राजस्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करनी है। पहला है आपका अकबर ने वार्षिक राजस्व निर्धारण की प्रणाली फिर से आरंभ कर दी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कानून गो नामक अधिकारी वास्तविक खेती के स्थिति की जानकारी बादशाह को भेजता था, बिल्कुल सही है। तो कानून गो आज भी होता है, लेखपाल के ऊपर होता है। अकबर के काल में पूरे उत्तर भारत में करोरी नाम से जाने जाने वाले अमले भर्ती किए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना करोरी भी भू राजस्व वसूलते थे अकबर के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दाहसाला पद्धति का संबंध निम्न में से जो में देखना है और कौन सा सत्य नहीं है, इसकी पहचान करनी है। इसे हुमायूं ने आरंभ किया था, गलत हो जाएगा। इसे अकबर ने शुरू किया था दाहसाला पद्धति को। इस प्रणाली के अनुसार पिछले 10 साल का हिसाब लगाया जाता था, बिल्कुल सही है। औसत उपज का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा होता था, बिल्कुल सही है। तो ये अकबर ने लगाया था दाहसाला, और इसका प्रधान कौन था? टोडरमल था। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। ये हुमायूं ने नहीं, अकबर ने शुरू किया था, ठीक है, दाहसाला पद्धति। नेक्स्ट आपका दाहसाला प्रणाली का जो है परिष्कृत रूप निम्नलिखित में से किस रूप में सामने आया था? तो जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली को ही हम दाहसाला प्रणाली भी कहते हैं। इसे टोडरमल ने शुरू किया था अकबर के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गल्ला बक्सी प्रणाली। गल्ला होता है अनाज को कहते हैं। तो गल्ला बक्सी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसे बटाई प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो जो अनाज किसान इकट्ठा करते थे उसको बांटते थे, तो उसे बटाई प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य में नहीं बांटा जाता था, तो ये बांटा जाता था। याद रखना जो बटाई होती थी वो किसानों और राज्य में ही बढ़ता था, उपज का कुछ भाग देना पड़ता था। तो दूसरा गलत हो जाएगा। इस प्रणाली को बहुत न्यायपूर्ण माना जाता था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मुगल काल में नसक का प्रचलन किस रूप में था? तो मुगल काल में जो है नसक किसे कहते थे? तो नसक कहा जाता था भू राजस्व के एक स्वरूप को हम नसक भी कहते थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ऐसे शब्दावलियों के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगलकालीन भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्रशासन के बारे में पहला है आपका जिस जमीन पर लगभग प्रत्येक साल खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था, बिल्कुल सही है। तो जिस खेत पर हर साल खेती होती थी उसे मुगल काल में जो है पोलज कहते थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे परती कहते थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। परती भूमि हमारे यहाँ आज कहते भी हैं। जो जमीन लगातार 2 साल पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें सारे ऑप्शन सही हैं, इनमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है डीपली क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनसबदारी पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने की थी? तो अकबर ने किया था। और मनसबदारी व्यवस्था सेना में एक पद होता था। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। मनसबदारी का पद पैतृक होता था, गलत हो जाएगा। वंशानुगत नहीं होता था। जो मनसबदार उसी को बनाया जाता था जो उसके योग्य हो। कभी अगर किसी को मनसबदार बनाएगा तो उसके बेटे को मनसब नहीं बनाया जाएगा, ये बात याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये पैतृक पद नहीं था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अकबर कालीन
स्थानीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया था, बिल्कुल सही है। उस जो परंपरा चली आई उसको बनाए रखा। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल जो है गुजार होते थे, बिल्कुल सही है। तो जिला को सरकार कहते थे। याद रखना, मुगल काल में जिसे आज हम डिस्ट्रिक्ट जिला कहते हैं उसको सरकार कहते थे, और सरकार में दो लोग होते थे। प्रशासन देखता था फौजदार, और भू राजस्व जिला का वसूलता था अमल गुजार, दोनों वहाँ काम करते थे। सही हो जाएगा। फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था, अभी मैंने आपको बताया। प्रशासन के लिए जिम्मेदार था फौजदार, और ये जिले का प्रधान होता था, और जिला सरकार को कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अकबर की केंद्रीय शासन प्रणाली सल्तनत कालीन प्रशासन पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। मुगल प्रशासन में न्याय विभाग एक पृथक विभाग था, बिल्कुल सही, जिसे सदर सुदूर कहते थे। अकबर ने वकील के पद को समाप्त कर दिया था, गलत हो जाएगा। अकबर ने वकील के पद को शुरू किया था, और वकील कहते थे वजीर को। वजीर को वकील भी कहते थे। इस पद की शुरुआत अकबर ने किया था, न कि समाप्त किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल प्रशासन में कौन सा अधिकारी राजा और प्रशासन के बीच में मुख्य कड़ी होता था? तो राजा और प्रशासन के बीच में मुख्य कड़ी होता था वजीर, और वजीर को वकील कहते थे। आज इसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वजीर आजम कहो और चाहे प्रधानमंत्री कहो, यही होगा। तो वजीर को उस समय, आज जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, उस समय उसे वजीर कहते थे। तो राजा और प्रशासन के बीच में यही होता था, और आज भी राष्ट्रपति और प्रशासन के बीच में प्रधानमंत्री ही होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीर बख्शी। मीर बख्शी सेना विभाग को मीर बख्शी कहते थे, सेना विभाग के प्रधान को, और इसी को सल्तनत काल में क्या कहते थे? दीवाने अर्ज कहते थे, जो बलबन ने शुरू किया था। तो मीर बख्शी मुगल काल में सेना के प्रधान को कहते थे। लिखा है, मीर बख्शी के संबंध में भी कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। यह पद सैन्य विभाग, मतलब यह सैनिक विभाग का प्रधान होता था, बिल्कुल सही। इस पद पर केवल प्रमुख सरदारों को ही नियुक्त किया जाता था, बिल्कुल सही। साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान मीर बख्शी होता था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, अकबर के शासनकाल के 12 सूबों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सूबा सम्मिलित नहीं था? तो अकबर के समय में 12 राज्य थे, और राज्य को सूबा कहते थे। तो जो है इनमें कौन सा सूबा अकबर के समय में नहीं था? मारवाड़ नहीं था, जबकि बिहार, अजमेर और मालवा था, जबकि जो है मारवाड़ सूबा इसमें नहीं था। और अकबर के समय में 12 सूबे कौन कौन से थे, जो है इसकी पूरी लिस्ट मैं यहाँ पे एक साथ दे दे रहा हूँ। अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में कितने सूबे थे, मैं सारा लिस्ट यहाँ दे दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो 21 सूबे थे टोटल औरंगजेब के समय में, और 12 सूबे किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसमें मारवाड़ शामिल नहीं था। नेक्स्ट आपका, मुगल सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। अकबर के अधीन अपनी सैनिक टुकड़ी के खर्च के लिए मनसबदारों को औसतन 240 रुपये प्रतिवर्ष प्रति सवार दिए जाते थे, वेतन के रूप में, बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर के काल में इसे बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया था, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने द्विअस्पा सी, जो है द्विअस्पा और सी अस्पा प्रणाली शुरू की थी? इसको हम द्विअस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली भी कहते हैं। तो जहांगीर ने शुरू किया था। यह है क्या? याद रखना, जो सैनिक एक घोड़ा अपने साथ लेके आते थे उन्हें हम द्विअस्पा कहते थे, और जब एक सैनिक 2 से अधिक घोड़े लेके आते थे युद्ध में तो उसे हम सिंह अस्पा कहते थे। तो इसको शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, जागीरों के आवंटन के लिए राजस्व विभाग को एक बही रखनी पड़ती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे हम जमादामी कहते थे। बही खाता होता था, उसे हम जमादामी कहते थे, और उसी में जागीरदारों के नाम लिखे होते थे, किससे कितना राजस्व लेना है। तो यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल काल जो फुटकर जो है घुड़सवार रखते थे उन्हें हम क्या कहते थे? फुटकर मतलब छोटे छोटे घुड़सवार रखते थे, उन्हें हम कहते थे आहादी सैनिक कहते थे, और यही लोग जो है बादशाह की सुरक्षा करते थे, आदि सैनिक, आज के कमांडो कह सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। शाहजहां के शाही अंगरक्षकों को जो है वाला शाही कहा जाता था, बिल्कुल सही। पैदल सैनिकों को जो है पिया जो है दगान कहा जाता था, बिल्कुल सही।
गुलाम अहदी के पद पर नियुक्त हो सकता था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। सारे जो है क्वेश्चन सही हैं। तो जो गुलाम होते थे वो भी अहदी के पद पर नियुक्त हो सकते थे, और अहदी एक सैनिक होता था जो बादशाह की सुरक्षा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? शाहजहां के पास जो है 2 लाख घुड़सवार थे, बिल्कुल सही। औरंगजेब के पास 2,40,000 घुड़सवार थे, बिल्कुल सही। शाहजहां के पास सैनिकों की संख्या जो है कितनी थी? तो याद रखना 40,000 थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे सही हैं। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन सही हैं। में चौथा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन सामाजिक व्यवस्था में सरदार वर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जो है सामाजिक व्यवस्था में सरदार वर्ग के बारे में पूछा गया है। पहला है आपका, अधिकतर मुगल सरदारों का मूल निवास तुरान का क्षेत्र था, मतलब तुर्की का क्षेत्र था, बिल्कुल सही है। यह सरदार के पद पर यहाँ काम करते थे। जहांगीर के काल में अफगानों को सरदार वर्ग में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। अकबर के काल में हिंदुओं को जो है सरदार वर्ग में शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। तो हिंदुओं को पहली बार अकबर के समय में शामिल किया गया था। तो उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं, इनमें से जो है सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी असत्य नहीं है, क्योंकि असत्य पूछा गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो सबसे अधिक हिंदुओं को पहली बार हिंदुओं को अकबर के समय में शामिल किया गया था, लेकिन सबसे अधिक हिंदू सरदार औरंगजेब के समय में थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था में भारतीय मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो याद रखना, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था में भारतीय मुसलमानों को हम क्या कहते थे उस समय? शेख जादा कहा जाता था। याद रखना, शेख जादा मतलब भारतीय मुसलमान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल सरदार वर्ग के महत्वपूर्ण हिंदू सरदारों में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा रतन सिंह। ये मुगल काल से संबंधित नहीं थे, जबकि राजा टोडरमल, राजा महेश दास जिसे हम बीरबल कहते हैं, और राजा मान सिंह, ये सब जो है मुगल सरदारों के पद पर नियुक्त थे, लेकिन राजा रतन सिंह शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन सरदार वर्ग के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। शाहजहां के काल में शाहजी एक प्रमुख सरदार थे, बिल्कुल सही। शाहजहां के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे अधिक हिंदू सरदार औरंगजेब के समय में ही थे। सरदार वर्ग नस्ली तौर पर एक मिश्रित जो है शासक वर्ग था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सरदार वर्ग में जो है भारतीय मुसलमान भी, अफगानी मुसलमान भी, तुर्की मुसलमान भी, अरबी मुसलमान भी सब शामिल थे, वो मिश्रित वर्ग था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलकालीन समाज में महिलाओं की भांति पुरुषों द्वारा कान में कुंडल पहनने का प्रचलन किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये जहांगीर ने शुरू कराया था कि पुरुष भी कुंडल अपने कान में पहन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगलकालीन समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है और कौन सा कथन असत्य है उसकी पहचान करनी है। पहला है आपका, जमींदार अपने जमींदारी की सभी जमीन का जो है क्या कहते हैं स्वतः अधिकारी होता था, गलत हो जाएगा। ये जो है जमींदार अपनी जमीन का अधिकारी नहीं होता था, बल्कि वो राज्य के अधीन होती थी, यही आपका गलत हो जाएगा। देशमुख, पारिल, नायक स्थानीय जमींदार के नाम थे, बिल्कुल सही। सरदारों की तुलना में जमींदारों की आय सीमित थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जमींदार अपनी जमीन का मालिक नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था में मध्यम वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। बार्नियर एक जो है ये क्या कहते हैं इतिहासकार था, यात्री था जो मुगल काल में आया था। बार्नियर के अनुसार भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था, बिल्कुल सही। मध्यम वर्ग का अर्थ व्यापारी और दुकानदार से था, बिल्कुल सही। मुगलकालीन मध्यम वर्ग का जीवन स्तर अमीरों और गरीबों के मध्य में होता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मध्यम वर्ग अमीरों और गरीबों के बीच में होता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलकालीन सामाजिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, जमींदारों के ऊपर राजा होते थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। तुर्की लेखकों ने राजाओं को भी जमींदार कहा था, ये गलत हो जाएगा। जमींदार नहीं कहा था, उन्हें सुल्तान कहा था, ये बात याद रखना। राजाओं को सुल्तान कहा था, जमींदार नहीं कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है बी हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन इसमें क्या है आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व मध्यकाल में हिंदू राजाओं द्वारा किए गए भूमिदानों को
क्या कहा जाता था? तो पूर्व मध्यकाल में हिंदू राजा जो दान करते थे, भूमि दान करते थे, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम शासन कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कोई जो है बिल्कुल गेस भी नहीं लगा सकता है कि जो भूमि दान दी जाती थी उसे हम शासन कहते हैं, लेकिन इसका आंसर यही होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। चावल, मोटे अनाज और दालें लोगों के मुख्य आहार थे, बिल्कुल सही। बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में लोग खाने में मांस का प्रयोग करते थे, गलत हो जाएगा। नमक और शक्कर अधिक खर्चीले थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा, क्योंकि नमक उस समय समुद्र के किनारे बनता था और वहां से ला पाना आसान काम नहीं था, महंगा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन हुंडियों, हुंडी मतलब होता है एक तरह का ऋण पत्र होता था, मुगल कालीन हुंडियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, यह एक साख पत्र होता था, बिल्कुल सही है। क्रेडिट होता था, क्रेडिट कार्ड होता था एक तरह का। इसका भुगतान किसी निश्चित समय के बाद छूट के साथ किया जाता था, बिल्कुल सही। हुंडी में बीमे की राशि शामिल नहीं होती थी, गलत हो जाएगा। इसमें बीमे की राशि शामिल होती थी। और सर्राफा हुंडियों के कारोबार के विशेषज्ञ थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में व्यापारियों की संपत्ति की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए थे? तो शेरशाह सूरी के समय में व्यापारियों की संपत्ति के लिए कानून बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल काल के वाणिज्यिक व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। मुगल शासक उच्च शुद्धता के चांदी के सिक्के झलवाते थे, बिल्कुल सही है। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण नगदी के तौर पर किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था और भू राजस्व इसमें नगद रूप में देना पड़ता था, अनाज के रूप में नहीं, इसमें पैसा ही देना पड़ता था जब्ती प्रणाली में, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखना। यहाँ सबसे लोग पढ़ते नहीं है इसको ठीक से, लेकिन यहीं सबसे क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखने की और समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त सुशोभित बगीचे लगवाए थे, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, मुगल काल में जितने भी भवन बने हैं वहाँ जल निकास प्रणाली अच्छी होती थी और उसके किनारे किनारे बगीचे लगाए जाते थे। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए थे, बिल्कुल सही है। तो आगरा में जो बगीचा बाबर ने लगवाया था उसे आराम बाग कहते थे, वहीं बाद में इसको दफनाया गया था। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार बाद में उसे वहाँ से हड्डी निकाल करके फिर तुर्की वहाँ पर क्या कहते हैं, काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, तो बाबर को पहले आगरा में ही दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसको उसकी इच्छा के अनुसार बाद में मालूम चला तो उसे जो है काबुल में दफनाया गया। मुगलों के राज महलों और जो है प्रमोद स्थलों, प्रमोद मतलब मनोरंजन के स्थलों में प्रवाह युक्त जल स्रोतों की व्यवस्था होती थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगलों के द्वारा लगवाए गए बाग के उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका जो है कौन सा, याद रखना, निशांत बाग, शालीमार बाग, पिंजौर बाग, ये सब बागों के नाम हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे बाग मुगल काल में ही लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेरशाह ने अपने जीवन काल में पहला मतलब अपना मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ पर बनवाया था? सासाराम में। और सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है, उसके बेटे का मकबरा है, उसके पिता का मकबरा है, तीनों का मकबरा है और ये बहुत सुंदर है। और इसे जो है बिहार का ताजमहल कहते हैं, आप इस चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल ये तालाब के बीच में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, आप चित्र में देख सकते हैं। बुलंद दरवाजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है आपका, यह फतेहपुर सीकरी में है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, बिल्कुल सही है। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था, बिल्कुल सही। यह अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है, बिल्कुल सही है। यह तुर्की कला से प्रभावित है, गलत हो जाएगा। यह इंडो इस्लामिक कला से प्रभावित है, तुर्की से नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल काल में दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन क्या कहलाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे पित्रा
द्यूरा कहते हैं, पित्रायूरा या पित्राद्यूरा शैली कहते हैं। संगमरमर की चट्टान पर इस पर फूल पत्तियों को बनाया जाता था और इसी को कहते हैं पित्राद्यूरा शैली। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये सब संगमरमर के पत्थर पर ही बनाया जाता था और इसकी जो शुरुआत की गई थी शाहजहां ने की थी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ताजमहल के आप दीवार पर जाएंगे तो आपको इसी तरह के चित्र वहां देखने को मिलते हैं संगमरमर की दीवारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है या ताजमहल का पूर्व सूचक माना जाता है? बिल्कुल सही है। तो ताजमहल की कॉपी किससे की गई है? तो हुमायूं के मकबरे से की गई है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं, एक तरफ हुमायूं का मकबरा, एक तरफ ताजमहल है, बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है कि हुमायूं का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से, जबकि संगमरमर से बना हुआ है ताजमहल। दोहरे गुम्बद का प्रयोग इस जो है इसकी मुख्य विशेषता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण हुमायूं के जीवन काल में हुआ था, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका निर्माण अकबर के शासन काल में हुआ था और अकबर की जो माँ थी जो है हाजी बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी, उन्होंने ही यह मकबरा बनवाया था अपनी पेंशन से। तो अकबर के शासन काल में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। और ताजमहल की कॉपी इसी हुमायूं के मकबरे से की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा याद रखना, यह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में है। ठीक है, औरंगजेब का मकबरा आगरा में नहीं है, यह औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा ये आपका दिल्ली में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के शासनकाल की स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके शासनकाल में मस्जिद निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी दिल्ली में, जामा मस्जिद, आप चित्र में देख सकते हैं। और इसके स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं शाहजहां के काल को। आगरा के किले की मोती मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, याद रखना, ये भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये संगमरमर से निर्मित है। दिल्ली की जामा मस्जिद की मुख्य विशेषता विशालकाय दरवाजा और ऊंची जो है पतली मीनारें हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही, जबकि दूसरा ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। तो याद रखना, जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी कौन है? दिल्ली में है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका, मुगलों ने चित्रकारी में किन नए विषयों को समावेशित किया था? तो चित्रकारी का स्वर्णयुग कहते हैं जहांगीर के काल को। इसमें उन्होंने क्या समावेशित किया था? दरबार की चित्रकारी, शिकार की चित्रकारी और युद्ध की चित्रकारी, सभी को शामिल किया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं, हर तरह की कला चित्रकारी जो है मुगल काल में की गई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल चित्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। जसवंत और दसावन हुमायूं के दरबार के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, गलत हो जाएगा। जसवंत और दसावन ये अकबर के समय में थे, हुमायूं के समय में नहीं थे। अब्दुल समद बाबर के दरबार को सुशोभित करते थे, गलत हो जाएगा। अब्दुल समद भी जो है चित्रकार थे और ये हुमायूं और अकबर के समय में थे, दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल की चित्रकारी में निम्नलिखित में से किन विषयों पर चित्र बनाए गए थे? तो फारसी कथाओं के चित्र, महाभारत के चित्र, अकबरनामा के चित्र, सभी चित्र बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। भारतीय रंगों का जैसे मयूरी नीले का अधिक उपयोग किया जाने लगा था, बिल्कुल सही है। तो नीले रंग का, मयूरी नीले रंग का उपयोग मुगल काल की चित्रकला में ज्यादा हुआ है। और नेक्स्ट है आपका, फारसी शैली के सपाटपन का स्थान भारतीय कूची की गोलाई ने ले लिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कूची उसे कहते हैं जिससे रंगाई होती थी, जिसे पेंट किया जाता था। तो उस समय इससे जो है पेंटिंग होती थी, जो है चित्रकारी होती थी, ना कि जो है सपाट जो है क्या कहते हैं ब्रश का उपयोग होता था। तो जो फारसी का विशेषता थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन बादशाह के काल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्र विशेष रूप से मतलब प्रगति पे थे, बनाए गए थे? जहांगीर के समय में। और जहांगीर के समय में जहांगीर स्वयं बहुत बड़ा चित्रकार था और इसी के काल को चित्रकला का मुगल काल में स्वर्णयुग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल दरबार की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो फारसी। फारसी दिल्ली सल्तनत में और मुगल काल में राजकीय भाषा थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन लेखकों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है,
पहला है आपका उतबी और जो है नजीरी फारसी कवि थे, बिल्कुल सही। अलाउल ने बंगला में कविताएं लिखी थी, बिल्कुल सही। मलिक मोहम्मद जायसी ने हिंदी में पद्मावत लिखा था, बिल्कुल सही हो जाएगा शेषा सूरी के समय में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अकबर के समकालीन थे? तो तुलसीदास। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। यहाँ तुलसीदास होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको देख लीजिएगा, ये तुलसीदास होगा। तो तुलसीदास ने अकबर के समय में ही रामचरितमानस लिखा था। कब? तो 1574 में लिखा था अवधी भाषा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन संगीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। अकबर चित्तौड़ के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था, गलत हो जाएगा। तो तानसेन चित्तौड़ के नहीं थे, ये रीवा के राजा के यहाँ रहते थे, ये गलत हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन को बंद करवा दिया, लेकिन वाद्य यंत्रों को जो है वादनों को नहीं बंद करवाया था, बिल्कुल सही है। तो गायन को बंद करवा दिया था और सारे गायकों को मुगल दरबार से बाहर कर दिया था। मोहम्मद शाह के काल में संगीत का उत्थान हुआ था दोबारा से, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, जबकि आपका इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके शासन काल में हुई थी? तो सबसे अधिक हुई थी औरंगजेब के शासन काल में। अब आपको लगेगा कि संगीत का विरोधी अकबर औरंगजेब था, तो औरंगजेब के समय में सबसे अधिक संगीत पर पुस्तकें कैसे लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि जब औरंगजेब ने अपने दरबार से संगीतकारों को भगा दिया, तो संगीतकार भारत के अलग अलग कोने में चले गए और जा करके उन्होंने अपने पेशे को बढ़ाया और किताबों को लिखना शुरू किया। तो याद रखना, औरंगजेब के शासन काल में संगीत पर फारसी में सबसे अधिक किताबें तो लिखी गई, लेकिन इसने नहीं लिखवाया है, पूरे भारत में लिखी गई, क्योंकि सारे संगीतकार मुगल दरबार से अलग अलग कोने में चले गए और अपने अपने क्षेत्र में जाकर उन्होंने किताबों को लिखा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ हुई थी? मतलब मुगल काल पतन की ओर कैसे जाने लगा? औरंगजेब की नीति के कारण, मराठा साम्राज्य के विस्तार के कारण, कमजोर शासक वर्ग के कारण, ये सभी कारण थे जिससे जो है मुगल प्रशासन धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त होता चला गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? मुगल दरबार सरदारों के बीच गुटबाजी और झगड़ों का केंद्र बन गया था, बिल्कुल सही है। तो जितने सरदार थे वो गुटबाजी और झगड़ा करते थे, जिससे मुगल दरबार जो है धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। सूबेदार स्वतंत्र आचरण करने लगे, जो सूबेदार थे सूबे के वो भी स्वतंत्र होने लगे। मराठों के आक्रमण पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तक होने लगे थे, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। जो है मराठा जो है दक्षिण भारत में आक्रमण कर रहे थे, ना कि पश्चिमोत्तर भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर आक्रमण से मुगल साम्राज्य के पतन को जो अस्वाभावी बना दिया गया था? याद रखना, वो नादिर शाह ने आक्रमण किया और दिल्ली को 7 दिनों तक लूटा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसने मुगल दरबार को ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाया और जो है यही इसी ने जो है लूट कर जो है कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था और बहुत सारा धन लूटा था इसने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? तो याद रखना, कुल कृषि भूमि के क्षेत्र का विस्तार गलत हो जाएगा, जब्ती क्षेत्र का विस्तार गलत हो जाएगा, कपास और नील के उत्पादन में वृद्धि गलत हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कारण जो है मुगलों के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में किन कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका है पहला हो जाएगा, खेतिहर समुदाय और जमींदार क्रमशः सामान्य जातियों, शूद्रों और ऊंची जातियों के थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आपका, अस्पृश्य जातियों मतलब छुआछूत वाली जातियों को भूमिहीन जो है बना दिया गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। अस्पृश्य छुआछूत लोग नए गांव बसा कर रहने लगे, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनसबदारों की संख्या किस शासक के काल में सर्वाधिक थी? तो सबसे अधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? औरंगजेब के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जमींदारों की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। पहला है आपका, जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति अंतर्विरोध पूर्ण थी, बिल्कुल सही हो जाएगा।
उन्हें साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता के लिए खतरा माना जा रहा था, बिल्कुल सही, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। उन्हें स्थानीय प्रशासन के कार्य से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो जमींदारों ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी मुगलों के पतन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रशासनिक स्तर पर सरदारों की गुटबाजी से हुए मुगल साम्राज्य के पतन को इतिहासकारों ने कौन सा संकट कहा था? तो इसे संकट कहा गया था जागीरदारी व्यवस्था का संकट। जो याद रखना, मुगल साम्राज्य के पतन में जो जमींदारों ने और प्रशासनिक गुटों ने जो गुटबाजी की थी उसे जागीरदारी व्यवस्था का संकट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में औरंगजेब की नीतियों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को खालिसा के रूप में सुरक्षित रखा था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में गोलकुंडा और कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर था, उसको जो है खालिसा भूमि घोषित किया था किसने? औरंगजेब ने। वह खालिसा से युद्ध का खर्च निकालना चाहता था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से पैसा निकाल करके और उसका खर्च युद्ध में खर्च करना चाहता था औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य में हुई जागीरों की कमी को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना है? तो याद रखना, काफी खां औरंगजेब समय में थे और इन्होंने कहा था कि जो जागीरों की कमी हो गई थी ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। औरंगजेब के काल में जागीर की कमी की समस्या विकराल हो गई थी, बिल्कुल सही है। तो इतनी जागीर सबको दे देगी कि औरंगजेब समय में जागीर कम पड़ गई, जमीन कम पड़ गई। औरंगजेब की दक्कन विजय ने जागीर की समस्या को समाप्त कर दिया था, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर केवल एक सही होगा, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुगलों के अधीन विकसित सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक था? तो इसका आंसर हो जाएगा उमरा संगठन। उमरा जो है ये इस्लाम धर्म के कुछ बुद्धिजीवी लोग होते थे। तो याद रखना, ये जो है एक संस्था थी जो बहुत विकसित हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये राजा को सलाह देने का काम करते थे। नेक्स्ट आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में सरदार संगठन की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। सरदार संगठन से राष्ट्र विरोधी कार्य किया था, बिल्कुल सही। सरदार संगठन विभिन्न नस्लीय पहचान का था, बिल्कुल सही। उसमें कई लोग शामिल थे, अलग अलग वर्ग के लोग। सरदार संगठन का राष्ट्रीय चरित्र उभर कर सामने आया था, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में प्रशासन की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। मुगल शासन प्रणाली अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अत्यधिक शक्तियां जब राजा के पास आ जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीकृत व्यवस्था। सुयोग्य शासकों के अभाव में केंद्रीकृत प्रशासन में बिखराव आ गया था, बिल्कुल सही है। तो योग्य अब शासक मिलते ही नहीं थे और वजीरों ने केंद्रीकृत सत्ता को संभाल लिया था, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, औरंगजेब के समय निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय शक्ति ने मुगलों के पतन को अस्वाभाविक बना दिया था? तो ये मराठों ने सबसे अधिक औरंगजेब के समय नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए मुगल सम्राट धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? औरंगजेब मराठा समस्या को हल करने में विफल रहा, बिल्कुल सही। और मराठे जो है औरंगजेब के मरने के बाद पूरे जो है उस पर अधिकार कर लिया। दूसरा है आपका, उसने कई मराठा सरदारों को मनसब दिया था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरदारों के विरुद्ध दक्कनी राज्यों के साथ गठबंधन सफल रहा, गलत हो जाएगा। ये असफल रहा, इसीलिए तो मराठा उत्कर्ष तेजी से बढ़ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब के किस पुत्र के ने यह परामर्श दिया था कि उसे बीजापुर और गोलकुंडा के साथ समझौता कर लेना चाहिए? तो ये औरंगजेब का पुत्र था शाह आलम। इसी ने कहा था कि आप जो है बीजापुर जो है आपका कर्नाटक में जो बीजापुर है और गोलकुंडा जो आंध्र प्रदेश में, इसे समझौता कर लो, अपना वहाँ जो है पैसा मत बर्बाद करो। लेकिन उसकी सलाह को औरंगजेब ने नहीं माना था। नेक्स्ट आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में राजपूत शासकों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो याद रखना, मुगल साम्राज्य के पतन में राजपूत राजाओं की क्या भूमिका थी? पहला है आपका, मारवाड़ के साथ मुगलों की अनबन हो गई थी, बिल्कुल सही। औरंगजेब ने मेवाड़ को नष्ट कर दिया था, बिल्कुल सही।
दक्कन युद्ध में जो है राठौर राजपूतों ने औरंगजेब का साथ दिया था, गलत हो जाएगा, साथ नहीं दिया जबकि विरोध किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार पतन की ओर अग्रसर कर दिया। तो धार्मिक नीति भी जिम्मेदार थी औरंगजेब की, जिस कारण मुगल साम्राज्य पतन की ओर गया। औरंगजेब का दृष्टिकोण रूढ़िवादी था और उसने इस्लामी कानून की मर्यादाओं के अंदर रहने का प्रयत्न किया, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने अनेक सरदारों पर अपनी गैर मुस्लिम प्रजा की भावनाओं का आदर करने की विमुखता का परिचय दिया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मुस्लिम नहीं थे उनको भी कहता था मुसलमानों के प्रति भावना अच्छी रखो, इस कारण जो है धार्मिक नीति के कारण ये भी पतन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब द्वारा उठाए गए निम्नलिखित में से किन कदमों ने मुगल साम्राज्य के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो मंदिरों के प्रति कड़ी नीति, जजिया कर को लागू करना, इस्लामिक कानून को वरीयता देना, ये सभी कारण थे जिससे जो है अनेक विद्रोह मुगल काल में होने लगे औरंगजेब के समय में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें हमें औरंगजेब परिस्थितियों के हाथों का खिलौना बन गया था, बिल्कुल सही है। जैसी परिस्थितियां थी उस आधार पर औरंगजेब काम करता रह गया, इसीलिए वो परिस्थितियों का खिलौना बनता हुआ चला गया। और दूसरा है, औरंगजेब ने उन परिस्थितियों का सृजन करता स्वयं था, बिल्कुल सही है। ऐसी परिस्थितियां उसने पैदा ही कर दी जिससे जो है बहुत सारे विद्रोह हुए और जो धार्मिक नीति उसकी ऐसी थी, ऐसी परिस्थितियां उसने पैदा की जिससे मुगल जो है पतन की ओर चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों के समक्ष जो संकट उत्पन्न हुआ उसके प्रमुख कारण क्या थे। तो याद रखना, जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो जो उसके उत्तराधिकारियों थे उनके सामने क्या संकट उत्पन्न हुआ, ये हमें देखना है। पहला है आपका, सूबेदारों का सैन्य प्रशासन और राजस्व कार्यालय में नियंत्रण खत्म हो गया था, यह गलत हो जाएगा, उनका नियंत्रण और बढ़ गया था। औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों पर वह बड़ी मात्रा में खर्च हुआ, बिल्कुल सही है। तो औरंगजेब दक्षिण में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि उत्तर भारत को भूलता चला गया, ये भी पतन का कारण बन गया। प्रशासनिक कुशलता में कमी आ गई थी औरंगजेब की मरने के बाद, बिल्कुल सही है। और विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला कृषक और जमींदारों का विद्रोह, ये भी एक कारण था जिससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर और तेजी से बढ़ गया। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत में 5 बार आक्रमण किया था। तो इसके कौन था, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली ने 5 आक्रमण किया था और इसका पानीपत का युद्ध, तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। मराठों को इसने हरा दिया था और मराठी इसीलिए पतन की ओर चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान अवध, बंगाल और हैदराबाद में कौन सी भू व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसकी आपका कौन हो जाएगा, इजारेदारी व्यवस्था लागू थी, इसे हम कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। तो इजारेदारी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यहाँ जमींदारी तो दिया है लेकिन इसे इजारेदारी व्यवस्था कहेंगे, मुख्य रूप से इसका नाम इजारेदारी व्यवस्था ही था, इसे बाद में अंग्रेजों के समय में जमींदारी कहा गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने पतन को रोकने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई ऐसा योग्य था ही नहीं। सरदार राज की आमदनी का एक बहुत बड़ा भाग जो है स्वयं ले लेते थे, ये भी एक कारण था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार था। नेक्स्ट आपका, 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान मुगल अधिकारियों ने स्थानीय शासकों के रूप में स्वयं को क्यों ढाल लिया था, क्योंकि जो है प्रायः उनका हस्तांतरण नहीं होता था। तो जब मुगल काल के अधिकारी थे वो एक जगह पे स्थिर रहते थे, इसीलिए वो अपना धाक जमाते चले गए और स्वतंत्र होते चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और अगर ट्रांसफर होता तो वहाँ पे जम नहीं पाते, इसीलिए अधिकारियों का आजकल ट्रांसफर होता है जिससे वो जो है एक जो है व्यवस्था ना बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगलों के पतन के संबंध में सैनिक प्रशासन की भूमिका पर विचार कीजिए, ठीक है, और सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला आपका, मुगल तोपखाना तकनीक में पिछड़ गया था, बिल्कुल सही है। तो जो तोपखाना मुगलों की मजबूत स्थिति थी वो पिछड़ती चली गई और इसलिए सेना का जो है कमजोर होती चली गई। बंदूकों और तोपों के नवीनतम नमूनों में मुगलों की रुचि दिखाई देती है, गलत हो जाएगा। वह तोप चलाने के लिए भारतीय सैनिकों को प्रशिक्षित नहीं कर पाए थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो सेना भी कमजोर होती चली गई, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मुगल साम्राज्य के पतन में आवश्यक कारकों के रहते हुए उत्तराधिकार का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तराधिकार का युद्ध जो शुरुआत हो गई थी वो 1760 में शुरू हो गया था, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। तो यहीं से उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, यहीं से जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। और ये भी मुगलों, जो याद रखना, मुगलों के पतन का एक कारण था। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटे आपस में लड़ने लगे उत्तराधिकार को लेकर के, और यहीं से मुगल और तेजी से पतन की ओर बढ़ता चला गया। तो इतने 95 क्वेश्चन मैंने मुगल प्रशासन से जुड़े हुए करवाए हैं। अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन मुगलों के एक और करवाना है, जिसमें खास करके किसके समय में कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी, चित्रकला से जुड़े हुए क्वेश्चन भी और हम लाएंगे। तो एक जो है 50 क्वेश्चन का एक वीडियो में और ला दूंगा, इससे हर तरह के क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, तो गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, और एग्जाम में आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।